वाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। हम लोग जब बात करते हैं इन्वेस्ट करने की, हम बचपन से देख रहे हैं, लास्ट 20 ईयर्स से मैं एज अ फाइनेंशियल प्लानर देख रहा हूँ। इंडिया में हम सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेव हम सब करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हम सबको, आप अगर नोटिस करो तो सबको पेरेंट्स ने ही सिखा दिया कि पैसा कैसे बचाना चाहिए, तरह-तरह के जुगाड़। आप नोटिस करो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले जा कर के अपना अगर पूल कर लें, शेयरिंग कर लें ऑटो की, हम कैब्स की शेयरिंग कर लें, हमको लगता है हमको अपने कुछ छोटे-छोटे डिसीज़न्स को पोस्टपोन कर लें, कुछ आईफ़ोन खरीदने का मन है उसको डिले कर दो। क्यों? छोटी-छोटी चीज़ें। आप देखो माँ बोलती है थोड़ा बचा के चलो पैसा। लड़का जॉब में आता है, बेटी जॉब में आती है, तुरंत पेरेंट्स बोलते हैं कुछ पैसे की सेविंग करो। ये दुनिया में सिर्फ़ इंडिया में होता है। अब सेविंग तो हम बचपन से कर रहे हैं और हमें हमेशा एक बात देखिए, हमें बोला जाता है कि आप बेहतर फ्यूचर के लिए पैसा सेव करते हो। जब मैं देखता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको सेव करने से बेटर फ्यूचर कैसे होगा? बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए आज, बिकॉज़ लोगों को नहीं लगता कि वो कुछ गलत हो रहा है। एज़ अ फाइनेंशियल प्लानर मुझे तो एक बंदे की पूरी लाइफ़ दिखाई देती है। एक बंदा भले 24 साल का हो, 45 साल का हो, 60 साल का हो, तो मुझे नज़र आता है कि उसकी पूरी लाइफ़ में फाइनेंशियल डिसीज़न से फ़र्क क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ सेविंग के साथ। जब सेविंग की बात आती है, आप सोचो, एक महीने भर के पैसे आपके पास में हैं, आपने एक गुल्लक लिया, आपने इस तरीके का गुल्लक रखा, हर घर में दिखता है, बचपन से हर जगह नज़र आता है। हमने इसमें नोट भर दिए, पूरे महीने के हमने जितने भी खर्चे लगने हैं, हमने रख दिया। एक 24 साल का लड़का है, मान लो मैं जब 24 की एज पे था, मैं उस टाइम के पैसे भर लूँ सारे इसके अंदर, और आज व्हेन आई एम 46, इफ आई से कि चलो इस महीने का खर्चा जो है मैं उस पैसे से चलाऊँ, जो उस वक़्त का था। क्या मेरी सेविंग से काम चलेगा? तो उससे तो नहीं चलेगा, मैंने पैसा तो बचा लिया। क्या मैं पैसे की अपनी जो पावर है उसको बचा पाया? नहीं बचा पाया। एंड कहीं न कहीं हम सब इस बात को मानते हैं कि यस, पैसे की अपनी एक परचेज़िंग पावर है। हम कहते हैं यार आज का ₹100 की तो कोई वैल्यू नहीं बची। तो अल्टीमेटली मन में आता है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट करूँ। मतलब मैंने देखा, अपने दोस्तों से सुना, जब बात करें करियर स्टार्ट करने की, उस टाइम पे दोस्त बोलते थे इस तरह से कि यार अब मैंने सेविंग कर ली है, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ बढ़े भी तो। कहीं न कहीं मन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक बात आती है कि पैसा बढ़ जाए, दूसरा थोड़ी जब उम्र हो जाती है, भई शुरुआत में तो मन में ये आता है कि पैसा बढ़ जाए। जब उम्र होने लगती है, जब 40 के हो जाते हो आप, तब फ़ील आता है यार इसी से तो भविष्य भी बनेगा, इसी से तो रिटायरमेंट होगा, इसी से तो आप बच्चों को पढ़ाओगे। तो अल्टीमेटली आप अगर नोटिस करो, हमने सेविंग किया, सेव करने के बाद इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि भविष्य में जो भी चीज़ हमें मिलेगी, वो आनी इसी से है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या हमें आता है इन्वेस्टमेंट करना? तो एक आदमी नॉर्मली क्या करता है? वो जाएगा, सबसे पहले देखेगा कि उसके जीवन में कौन-कौन लोग हैं जो राय दे सकते हैं। तो राय देने के लिए उसके पास कौन होंगे? उसके पेरेंट्स होंगे, उसके पास में कुछ बैंकर्स याद आ जाएँगे, कुछ नहीं तो एक इंश्योरेंस वाला दोस्त याद आ जाएगा। भई वो भी तो कुछ जानता है, क्योंकि हमने तो कभी कोई फॉर्मली ट्रेनिंग ली नहीं है। तो मन में एक फ़ील आता है कि ठीक है, अगर वो इंश्योरेंस में है, वो म्यूचुअल फंड में है, वो अगर कुछ और भी करता है इन्वेस्टमेंट का, तो मुझसे तो ज़्यादा जानता है, बात ठीक भी है। लेकिन यहीं पे एक दिक्कत आती है कि एडवाइस हम किससे ले रहे हैं? अब अगर हम पूरे जीवन चक्र को, पूरे लाइफ साइकिल को सामने रख दें कि एक बंदा 24-25 की उम्र से स्टार्ट करता है और वो 60 पे अल्टीमेटली रिटायर होगा। इस दौरान उसके सारे काम हो रहे हैं। उसने शादी भी कर ली, उसका घर भी बढ़ गया, उसके फैमिली में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी हो रही है, घर खरीद लिया उसने, कार खरीद ली, रेगुलरली वो कार भी चेंज कर रहा है, करियर में भी आगे बढ़ गया। करियर लास्टली 60 पे खत्म हो रहा है और उसको जो उसने पहले एक बीज बोया था इन्वेस्टमेंट का, अब उस फल को काटने का समय आया और उस फल से ही रिटायरमेंट होगा। अब आप ये देखिए, इस बंदे के ऊपर कौन-कौन आश्रित है इसके पैसे पे। पहला, एक ये बंदा, दूसरे नंबर पे कौन आया? बैंकर, भाई पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री इसी पे चल रही है। थर्ड नंबर पे कौन आ गया? जो एजेंट एडवाइज़र्स इसमें हैं। अब ये कहानी अपने आप में कहीं और चली जाएगी, फिर मैं इसको किसी और दिन ले लूँगा, लेकिन अब मुद्दा क्या है, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है?
सेविंग तो कर ली, सेविंग कर लिया, इन्वेस्टमेंट करने का जब मैटर आया, मनी मैनेजमेंट का जब मैटर आया, एडवाइस किससे ली? एडवाइस लेने गए तो पता चला किसी ना किसी इंश्योरेंस वाले को पकड़ा, म्यूचुअल फंड वाले को, बैंकर को। अब इसके पास एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने नोटिस किया होगा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने दोस्त से, एडवाइज़र से बोलते हो, "भाई सही है ना? भाई अच्छा जाएगा ना? तुम सैटिस्फाइड हो?" अब आप सोचो, हमारे पास एक पैरामीटर है उसको जज करने का, विश्वास, और खोखला विश्वास। भाई उसने भी तो पढ़ाई नहीं की, उसको भी तो यही पता है कि माल कैसे बेचना है। उसको ये पता है कि मैंने एक बैंक की एफडी बेच देनी है, उसको पता है एक बॉन्ड बेच देना है, एक म्यूचुअल फंड बेच देना है, उसने भी तो पढ़ाई नहीं करी। उसने जो पढ़ाई करी वो किस चीज़ की करी? उस पर्टिकुलर चीज़ को सेल कैसे करना है। अब समस्या क्या आई? हमारे पास विश्वास करने के अलावा कोई और पैरामीटर है क्या? अब यहाँ पे 2 बातें और निकलती हैं। क्या निकलती है? भाई आपने विश्वास कर लिया, यू डोंट हैव एनी पैरामीटर टू जज, लेकिन इसका जो नतीजा होगा वो कौन झेलने वाला है? उसका एक अच्छा आउटकम है या फिर उसका खराब आउटकम है? कौन देखेगा उसको? आप अगर नोटिस करिए, बैंक ने आपको कोई चीज़ दी, आपने वो इन्वेस्टमेंट को रखा, लास्टली आपको ही उसका जो भी नफ़ा-नुकसान है, आपको ही बियर करना। 60 की उम्र में पेंशन प्लान से पैसे चलेंगे या नहीं चलेंगे, घर चलेगा या नहीं चलेगा, इससे किसी को मतलब नहीं। आप आज आपके पॉकेट में कोई पैसा है, आपने कहा मुझे 10 लाख लगाना है। इज़ देयर एनीवन हू इज़ गोइंग टू से नो कि आप पैसा मत लगाओ? एवरीवन विल से हाँ, लगा दो, इसमें ये मिलेगा। बट पैसा विथड्रॉ होने के बाद आपको क्या-क्या करना है? आपको करना है, बच्चे की पढ़ाई करानी है, आपको कराना है अपना पेंशन। अब पेंशन प्लान आपको बता दिया गया। अब मैं कवर करता हूँ वो पॉइंट्स जो हमें भ्रांतियों के तौर पे हमें सबको पता है। आपको अगर भ्रांतियाँ हैं, लेकिन वो हर घर में है, मैंने भी पेरेंट्स से यही सीखा है। तो क्या-क्या आया? एफडी सेफ होती है, बता दिया गया। आप बताओ एफडी सेफ कैसे है? भाई सेफ्टी क्या होती क्या है? इस दुनिया में कुछ सेफ है क्या? हमने सबने सुना ₹1 के कॉइन से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, 5 पैसे का टॉफ़ी मैंने देखा हुआ है। क्या मेरे बच्चे देखेंगे? कभी नहीं देखेंगे। वो तो ₹10 वाले टॉफ़ीज़ में पहुँच गए। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, अगर महँगाई से नीचे मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो मैंने नुकसान बनाया। आप सोचो ये ₹100 का नोट है, इससे आज 1 किलो दाल मिल जाती है। मैंने ये 1 किलो दाल आज खरीद ली, ₹100 की, ठीक? मान लिया। अब चैलेंज क्या है? ये ₹100 आज इस 1 किलो दाल के पैकेट को खरीद सकता है। चैलेंज ये है 1 साल बाद खरीदना है इसी ₹100 से इस दाल के पैकेट को। क्या आप खरीद सकते हो? यू कैन नॉट इन्वेस्ट। आप इससे कोई भी आपके मन में आएगा चोरी से इन्वेस्ट कर दो। ना, ना, कुछ नहीं, इसी नोट से खरीदना है। आप बोलोगे विप्लव कैसी बात कर रहे हो? ये तो अपने आप में 107, 110 का हो जाएगा। अब आपको मिले ₹107, ₹7 हो गया टैक्सेबल। अब टैक्सेबल है, ये कौन बताएगा? क्या बैंक वाला बताता है सामने से? नहीं बताता। अब ₹107 मिल रहे हैं, हमें दिख रहा है, और टीडीएस हो गया या एक्चुअल आपका टैक्स ज़्यादा है तो आपके पास में आया ₹105 के आसपास। अब ये है ₹107 का। 1 साल में हमें तो रिटर्न चाहिए था। हम तो पैसा बढ़ाने निकले थे। अगर ₹107 मुझे नहीं मिल रहे हैं तो मुझे तो नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली 1 साल में नुकसान है तो 30 इयर्स में फ़ायदा कैसे हुआ? फ़ायदा तो हो ही नहीं सकता। क्या कारण है कि पूरे वर्ल्ड में हम सबसे ज़्यादा सेव करते हैं पैसा, उसके बाद भी हमारे काम नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे मनी मैनेजमेंट में गलती है। हमें एडवाइज़र कौन-सा चाहिए? एडवाइस किससे ले रहे हैं? सो एडवाइस हम ले रहे हैं उन लोगों से जो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। हमें अपना हित देखना था, हमने किसी और से राय ले ली। हमारे भारत में जितने तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, सबकी जानकारी चाहिए ना। आप कहोगे बहुत टाइम लगता है, मुझे भी लगता था। मैं बीएससी बायो हूँ, जब 2004 में इस इंडस्ट्री में एंटर किया, मुझे लगा बहुत सारे जार्गन्स हैं, बहुत टफ वर्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन जब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आज की डेट में देखता हूँ अगर वापस, तो चीज़ें सिंपल थी, बताने वाले लोग नहीं थे। चीज़ें सिंपल थी, उसको किसी ने एक जगह पे उसकी समरी नहीं बनाई, ताकि उनका प्रोडक्ट बिकता रहे। आप अगर एफडी जान जाओगे कि एफडी में पैसा सेफ नहीं है, तो कौन एफडी करने वाला है? बैंकिंग सिस्टम कैसे चलेगा? सो आपके पैसे से ही तो पूरा देश बना है। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है अपने आप में कि आप देश बनाएँ, आप पैसा इकोनॉमी में रखें, लेकिन आपका नुकसान ना हो, आपका पैसा बढ़े, ताकि आप डिसीज़न ले सकें।
छोटा सा एग्जांपल दें, एक बंदा इंश्योरेंस लेता है। अब इंश्योरेंस लेने में आप सोच के देखो, हमारे यहाँ पे टर्म प्लान का प्रॉपर अमाउंट तक नहीं कैलकुलेट करके बताते, क्योंकि उतना प्रीमियम दे ही नहीं पाएंगे। उनका इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंश्योरेंस सेल करने आते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि भाई आप उनसे एक बड़ा टिकट साइज, बड़े अमाउंट का आप एक प्लान ले लें। अगर कोई बंदा जिसकी रिक्वायरमेंट 1 करोड़ के इंश्योरेंस की है, तो 18,000 20,000 इतने में उसका इंश्योरेंस हो गया, पूरी जिंदगी का, हर साल 18,000। मैं देखता हूँ लोग लाखों रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, कवरेज है ही नहीं उतना, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। सो फैमिली को कवर करना इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी को ऑब्लाइज करने के लिए। लोग दोस्तों के खातिर इंश्योरेंस खरीद लेंगे, नहीं, संभव ही नहीं है। मैंने अमीर लोगों से एक बात सीखी, पैसे से ऑब्लाइज नहीं किया जाता। पैसे से टिप दी जा सकती है, किसी को गिफ्ट दिया जा सकता है, लेकिन ऑब्लाइज करना इन्वेस्टमेंट के नाम पे कभी भी सही नहीं है, बिकॉज इट हैज टू बी डन वेरी प्रोफेशनली। पैसा मैनेज करने की ज़िम्मेदारी अगर किसी की है, तो वो आपकी अपनी है। कोई पैसा बढ़ाने में आपके लिए कभी इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। जब मैं होम लोन की बात करता हूँ, होम लोन में मैं देखता हूँ लोगों ने चेक ही नहीं किया कि उनका लोन का रेट क्या है। पता चला रिवर्स हो गया, उनको लग रहा है मैं ईएमआई दे रहा हूँ, और वहाँ पे असल में ये हो रहा है कि उनका लोन घटने के बजाय लोन बढ़ रहा है। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? हर एक जगह पे फाइनेंस में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक जगह पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ आपके साथ गलत हो सकता है, अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो। एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर परिवार में चाहिए। टैक्स की बात कर लो, इनकम टैक्स के रूल्स पता होने चाहिए, ताकि पोस्ट टैक्स रिटर्न हमको कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल एजुकेशन से ही मिलती है, और ये आपको लेने की ज़रूरत। बोला जाता है आप पेंशन प्लान में पैसा रख दो, आपको ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी। कैसी पेंशन मिलेगी? अगेन मैं इसकी को उठाऊँगा, पूरी ज़िंदगी आपको यही मिलने वाला है। आपका खर्चा चाहे जहाँ चला जाए, आपका खर्चा बढ़ता जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। हर महीने आपको ऐसा एक गुल्लक का पैसा मिल जाएगा, जो कि बढ़ने वाला नहीं है। क्या आप घर चला सकते हो? देन बात आती है म्यूचुअल फंड की। आपके मन में आता है चलो म्यूचुअल फंड कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करो, तो कोई ना कोई आके एसआईपी बेच जाएगा। क्या कोई आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कराता है? क्या कोई बोलता है कितना कॉर्पस आपको लगने वाला है? सो एवरीवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर कॉर्पस की मैं बात करूँ, आपका अगर आज 50,000 का खर्चा है, तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कम से कम 7 करोड़ रुपए की, अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है तो। 7 करोड़ रुपए का कॉर्पस के लिए एसआईपी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास जानकारी है, तो हम अपना नतीजा जो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। भाई बेस्ट प्लान माँगना, बेस्ट स्कीम माँगना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है जो मैंने इतने सालों में नोटिस किया। अब आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको अभी भी जाकर के किसी न किसी एडवाइज़र से पूछना है, या इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद फाइनेंशियल एजुकेशन लेना। फाइनेंशियल एजुकेशन अगर नहीं है ना, आप अगर नोटिस करिए, जिस वक़्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, एक पूरा-पूरा परिवार खत्म हो गया, और सिर्फ कर्ज के तले, सिर्फ मनी मैनेजमेंट नहीं आता, बिज़नेस प्लान नहीं बना पाते लोग, इसके कारण। भई अल्टीमेटली हमारा करियर के साथ में चीज़ें चलनी है। किसी भी तरह के डिसीज़न का अगर रिज़ल्ट आपको ही बियर करना है, आपके ही ऊपर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, आपने सही इन्वेस्टमेंट किया या गलत, तो फिर आपकी ही ज़िम्मेदारी है पढ़ाई करना। एक बात सोच के देखिए, इज़ देयर एनीवन हू इज़ इंटरेस्टेड टू मेक यू रिच? भाई सेविंग आपको आती है, आपका पर्पस होता है निवेश करते वक़्त कि मेरा पैसा बढ़े। कौन है जो आपका पैसा बढ़ाने में इंटरेस्टेड है? सिर्फ़ और सिर्फ़ राय अगर लेनी है, बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि राय उनसे ली जाती है जो न्यूट्रल हों, जिनको उस प्रोडक्ट से कोई फ़ायदा ना होने वाला हो। इसका मतलब क्या है? हमारे पास एडवाइज़र नहीं है। क्या आपके पास एडवाइज़र है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या आपका रिटायरमेंट प्लान्ड है? अगर नहीं है, तो पहला काम है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसको रोक करके फाइनेंशियल एजुकेशन लो। हर महीने बचत किसके लिए कर रहे हैं आप? किसी और के लिए? अपना पैसा खुद मैनेज करना सीखिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड की जब एसआईपी की बात करता हूँ, तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी पे करोड़ों रुपए के कमीशन के कारण नुकसान होता है। 10-10 हज़ार की एसआईपी पे करोड़ों का नुकसान, सुनने में ही अजीब लगता है। मेरी वीडियो देख सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। सो आप कैलकुलेट करिए कि आप कितना कमीशन के कारण नुकसान करने वाले हो अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। डायरेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल, पढ़ना ही तो पड़ेगा, एंड थिंग्स आर सिंपल। आप थोड़ा-सा पढ़ते हो, कितने घंटे? 6 घंटा, 10 घंटा, हद से हद। सो आप अगर इतना पढ़ाई करते हो, तो आप अपना पैसा खुद मैनेज कर सकते हो, और इंडिया के हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर इंसान को फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहिए।
क्योंकि अगर शादी के तलाक की बात करो वो भी पैसे के कारण है। सो किसी ने सही कहा है कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने लिए इस कोर्स को लेते हैं, लेकिन आप और आपकी वाइफ अपने बच्चों को भी इसको ज़रूर सिखाइए। आपको मिलते हैं इस तरह के टूल्स जो इंटरनेट स्पेस में ही अवेलेबल नहीं है। आप अपनी चीज़ों को खुद प्लान करना सीख सकते हैं। आप गोल्स कैसे आपको डिसाइड करने हैं, आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, म्यूचुअल फंड कैसे का सीखना है। सो टूल्स भी होते हैं, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारी टीम भी अवेलेबल होती है जिनके साथ में आप टूल्स को यूज़ करना, आपके लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो भी आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। हमने प्लान योर वर्ल्ड का ऑफ़िशियल चैनल भी स्टार्ट किया है, ताकि अलग-अलग तरह के जो भी रिव्यूज़ होते हैं, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, वो आपको जानकारियाँ मिलती रहें। सो हमारी टीम उस पे बहुत मेहनत करती है। आप उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास में अलग-अलग इन्वेस्टमेंट की जो ओपिनियन आती है या इन्वेस्टमेंट के रिव्यूज़ होते हैं, वो आपसे ना छूटें। और इस चैनल पे हम लोग लगातार ओपिनियन वाली वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।